हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जो बात करें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक जो एसिड हैं अप टू 9 कार्बन एटम्स 9 कार्बन एटम तक वो कैसे हैं, कलरलेस लिक्विड हैं एट रूम टेम्परेचर पे एक कलरलेस लिक्विड की तरह है और विद अनप्लेजेंट ऑडियोर और उनकी तीखी गंध है, तीखी और अनचाही गंध है। बात करेंगे द हायर एसिड आर वैक्स और जो हायर एसिड हैं वो वैक्स मतलब मोम की तरह होते हैं लाइक सॉलिड्स, है ना। एंड आर पार्शियली ऑडियोलेस और कैसे हैं, ऑडियोलेस हैं ड्यू टू देयर वोलेटिलिटी। ठीक है, वोलेटिलिटी मीन्स ये क्या होते हैं, जल्दी से स्थायी पने के कारण, अपने स्थायीपन के कारण क्या होते हैं, ये पार्शियली ऑडियोलेस होते हैं। अब बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड देन एल्डिहाइड कीटोन एंड इवन अल्कोहल ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस। हम बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड देन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और इवन अल्कोहल ऑफ द कंपेरिकल मोलिकुलर बासेस। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें जैसे कंपैरिजन करें कीटोन्स इवन और कभी कभी जैसे अल्कोहल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड जो मॉलिक्यूलर थ्रू द, अब क्यों है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं थ्रू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करें कि द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन द वेपर फेज और वेपर फेज में भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, टूटते नहीं है। In fact, most carboxylic acid exist as dimer और ज्यादातर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एक डाइमर मीन्स एक ड्यूलक के रूप में, दो मॉलिक्यूल मतलब एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। एस और इन द एप्रोटिक सॉल्वेंट पेपर फेज और इन द एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो बिना प्रोटॉन वाले जो सॉल्वेंट्स हैं तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में भी क्या रहते हैं, ये डाइमर फेज में रहते हैं। जैसे कि हमको ये डायग्राम दे रखा है, देखो एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये एक डाइमर के रूप में, जैसे जो दो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा क्या है, अटैच है ना। जैसे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया और दो ऑक्सीजन के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको पता ही है, जब दो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन आ जाता है तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो पार्शियल एक फोर्स आ जाता है जिसे बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ऐसे ही अगर अपन बात करें सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैव अप टू 4 कार्बन। Simple aliphatic carboxylic acid having up to 4 carbon atoms are miscible in water due to their formation of hydrogen bonding with water। बात करें सिंपल एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हैविंग अप टू 4 कार्बन, 4 कार्बन तक के, तो आर मिसिबल इन वाटर वो पानी में क्या है, घुल जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण। अब बात करें कि द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। अब बात करें कि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियल, बात करें पार्शियली insoluble in water due to increased hydrophobic interaction of the hydrocarbon। अब जैसे कि हम बात करें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियली इनसॉल्युबल, वो जल्दी से क्या होते हैं, घुलते नहीं है इन द वाटर, पानी में। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जो उनका क्योंकि कार्बन चेन वाला पार्ट है वो क्या करता है, एक हाइड्रोफोबिक है ना, हाइड्रोफोबिक इंक्रीजन देता है, उनका हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाता है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाता है। तो अब बात करें बेंजोइक एसिड की, तो ये क्या है, एक बेंजोइक एसिड सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो नियरली क्या है, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, जो क्या है, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में घुलता नहीं है। और कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। कार्बोलिक बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड है जो, बात करें ऑल्सो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसी बात करें बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, जो कम पोलर
सिमिलर है क्लोरो अमोनियम के अंदर सॉल्युबल है। तो ये तो था हमारा सॉलिडिटी। ओके, अब इसके बाद आते हैं बात कि केमिकल रिएक्शन, ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जो देते हैं। तो यहाँ देखिए एसिडिटी, एसिडिटी कैसे, एसिडिटी मोस्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, अब बात करें रिएक्शन विद मेटल एंड एल्कली। जब ये मेटल से रिएक्ट करेगा और एल्कली से रिएक्ट करेगा तो किस तरीके से रिएक्शन देगा। और ये रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये चीज याद रखना है कि OH बॉन्ड टूटने पर जो रिएक्शन देगा, जो एसिडिटी की रिएक्शन देगा, ये उस पर डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसमें आता है रिएक्शन विद, जैसे सबसे पहले एसिडिटी का टॉपिक आता है। जब OH बॉन्ड टूटते हैं तो हाइड्रोजन एक पॉजिटिव प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है और ये एसिडिक नेचर वाला आयन कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, जिससे ये बात करें तो ये हमारा एसिडिटी को शो करता है। अब देखो जैसे यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक, जैसे बात करें अल्कोहल इवॉल्व हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। जब कार्बोक्सिलिक एसिड ना, और बात करें लाइक अल्कोहल इवॉल्व हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ये क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ जुड़कर एंड फ्रॉम साल्ट ऑफ द एल्कलाइज, और उनका क्या साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलर फिनॉल भी सेम ऐसे ही करता है। जैसे कि हम बात करें हाउएवर अनलाइक दे रिएक्ट विद, फिनॉल बात करें वीकर बेसिस से रिएक्ट करता है, सच एज जैसे कार्बोनेट है एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट है टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए। तो बात करें दिस रिएक्शन इज used to detect the presence of the carboxylic group in organic compound। जो ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान के लिए भी ये इसको रिएक्शन को यूज लेते हैं। तो हमको ये पता रहना चाहिए रिएक्शन विद मेटल्स एंड एल्कलीज, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन विद मेटल एंड एल्कलीज, दिस रिएक्शन आर आल्सो used to detect the presence of carboxylic group in the organic compound। तो इसे ये जो मेरा फैक्ट है, ये जो मेन फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखो, है ना। इस पे से अगर कोई क्वेश्चन पुट अप करेगा कि भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप के टेस्ट के लिए कौन सा, तो उसके लिए रिएक्शन विद मेटल एंड एल्कलीज, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्शन विद एल्किल एंड मेटलीज। अब बात करते हैं ये क्या रिएक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल, जब दो Na के मॉलिक्यूल के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो दो सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन के मॉलिक्यूल मिलते हैं और H2 गैस बाहर निकलती है। एज इट इज यहाँ पे जब हम एल्कली से रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट और H2 गैस बाहर निकलती है। और बात करें जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब ये रिएक्ट करते हैं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट H2O और CO2 गैस बाहर निकलती है। अब बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएटेड इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबिलिटी, तो कार्बोक्सिलेट एनायन एंड हाइड्रोनियम। अब बात करें कि कार्बोक्सिलेट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होता है, डिसोसिएट इन वाटर, पानी में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, वियोजित हो जाता है, मतलब उसमें आयन है ना, प्लस माइनस के आयन दे देते हैं। तो बात करें टू गिव रेजोनेंस स्टेबिलिटी, और तो इसमें क्या आ जाती है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ जाती है कार्बोक्सिलेट एनायन और हाइड्रोनियम आयन की। कैसे, ये नीचे डायग्राम में दिया है इस तरीके से, देखो। जैसे बात करें पानी में जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को घोला तो H3O है ना, H2O, तो एक हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का एक हाइड्रोजन टूट के इसमें ऐड हो जाता है तो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। और फिर ये कार्बोक्सिलेट जो आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होता है, जैसे ये माइनस चार्ज है तो ये दोनों ऑक्सीजनों पे क्या रहता है, घूमता रहता है, तो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है और ये एक हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से ये जो स्टेबिलिटी है, स्टेबलाइजेशन जो आता है कार्बोक्सिलेट एनायन का, वो रेजोनेंस से आता है जब वो पानी में घुलता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, स्टेबल है, स्टेबल प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद बात आती है एसिडिटी की, बात करते हैं। ठीक है, एसिडिटी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक आयन में।
अब बात करें फॉर द अबव रिएक्शन, ऊपर वाली जो रिएक्शन है, ठीक है, उसमें पहले अपन ने द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, सबसे पहले ऊपर अपन ने कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब H3O प्लस और कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, ये तो हमारे प्रोडक्ट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो फिर नीचे लिख दिया H2O प्लस कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। के इक्विवेलेंट की वैल्यू है जो तुल्यांक की, जो बात करें के की वैल्यू है ना, रासायनिक जो वैल्यू है हमारे कोफिशिएंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो के ई क्यू। तो इसमें देखो, तो जो के ई क्यू है वो किसके इक्वल होता है, के ए, ये जो हमारा पहला फार्मूला है कि भाई के, जो बात करें के ए यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, के ए यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। और के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय H2O के इक्वल होता है। तो जैसे हमने बात करें कि ये यहाँ पे हमने के H2O है ना, इससे H2O यहाँ पे दे दिया, तो बात करें ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अब बात करें जब मल्टीप्लाई में क्या गया H3O प्लस CO RCOO माइनस और RCOOH, ठीक है। अब बात करें ये जो के ए की वैल्यू के क्यू मतलब जो वाटर डिसोसिएशन एनर्जी है ना, वो किसके इक्वल हो गई H3O प्लस और RCOO माइनस और RCOOH। तो बात करें देखो यहाँ पे where is EQ is the equilibrium constant and K is the acid dissociation constant. For convenience, the strength of the acid are generally indicated by the value of pKa. जो बात करें जो वैल्यू होती है, जो Ka की ये जो वैल्यू है Ka की वैल्यू, ठीक है, Ka की वैल्यू का फार्मूला का सूत्र ये हो गया, ठीक है, इससे अपन Ka की वैल्यू निकालेंगे। और फिर ये किसके इक्वल होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड जनरली इंडिकेट बाय द pKa, और pKa की वैल्यू किसके रेदर देन इट्स के ए वैल्यू, देखो पी के ए है वो माइनस लॉग होता है के ए की वैल्यू का, ठीक है। तो पी के ए के जैसे वो जो बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है उसे पी के ए से डिनोट करते हैं, और माइनस लॉग के ए क्या है इसकी, इसका फार्मूला है, तो हमको ये याद रखना है। और इस तरीके से जो एसिड का बात करें जो पी के ए की वैल्यू निकाली है, जैसे स्ट्रेंथ निकाली है, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की निकाली है -7.0, ठीक है। वेयर एज द pKa ऑफ ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, strongest carboxylic acid, what is the name of the strongest carboxylic acid, the strongest carboxylic acid name is the pKa trifluoroacetic acid, okay, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। एंड बात करें बेंजोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और ये हमारे सब नेम है, ओके। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ देखो इस स्मॉलर पीके वैल्यू, अगर पीके की वैल्यू जितनी कम होगी है ना, पीके की वैल्यू जितनी कम होगी, जैसे माइनस में थी, हाइड्रोक्लोरिक एक स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन ये क्या है वैल्यू माइनस में जा रही है, लेकिन क्या है जैसे पीके की वैल्यू अगर माइनस में होगी जितनी कम होगी, तो वो क्या होगा उतना ही बेटर प्रोटॉन डोनर होगा, वो मतलब उतना ही बेटर क्या करेगा प्रोटॉन को डोनेट करने की उसमें कैपेसिटी होगी, और उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है पीके वैल्यू, स्ट्रॉन्ग एसिड की जो पीके की वैल्यू है वो किससे रहती है, वो ज्यादा रहती है एक से, सॉरी एक से क्या रहती है कम रहती है, एक से रहेगी कम पीके की वैल्यू, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो द एसिड विद पीके वैल्यूज, जिस एसिड की वैल्यू पीके की वैल्यू 1 से 5 के बीच में रहती है ना, 1 से 5 के बीच में रहती है, वो कंसिडर टू बी द मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड, वो क्या कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। और वीक एसिड है पीके वैल्यू, वीक एसिड की पीके की वैल्यू रहती है 5 से 15 के बीच, और एक्सट्रीमली जो वीक रहते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली जो वीक एसिड्स रहते हैं हैव पीके वैल्यू, उनकी जो वैल्यू है वो क्या रहती है 15 से ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये पीके की वैल्यू है उस पर ये डिपेंडेंट करता है, तो आप इसको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। पीके पे कैसे डिपेंडेंट करता है, ये पूरा फार्मूला डेरिवेट करके जब हमको उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बताना पड़ेगा। अब बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर देन द मिनरल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कमजोर हैं थोड़े मिनरल एसिड जैसे HCl वगैरह से,
कंपैरिजन में, बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, लेकिन स्ट्रॉन्गर अल्कोहल से क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं सिंपल जैसे हम बात करें एंड मैनी सिंपल फिनॉल की बात करें, जैसे कि भाई पी के इज इक्वल टू द 16 फॉर द एथेनॉल एंड द 10 फॉर फिनॉल, ठीक है। अब बात करें इनफैक्ट carboxylic acid are among the most acidic organic compounds you have studied so far। जो अब तक अपन ने जो पढ़े हैं जितने भी कार्बनिक कंपाउंड, उसमें मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब बात करें यू ऑलरेडी नो व्हाई फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। भाई आप ये तो जानते हो कि फिनॉल क्यों एसिडिक है अल्कोहल से। तो द हायर एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की हायर एसिडिटी है एसिड एज कंपेयर टू द फिनॉल, अगर हम फिनॉल से कंपैरिजन करें तो कैन बी अंडरस्टूड सिमिलरली। तो वैसे ही वो किसके सिमिलर होगी, फिनॉल के सिमिलर ही होगी। तो द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कॉन्जुगेटेड बेस है कार्बोक्सिलेट एनायन है, वो भी क्या होता है, स्टेबल होता है बाय टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है। जो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखी थी कार्बोक्सिलिक एनायन की, तो उसमें वो इक्वल रहता है, इसलिए क्या रहता है, ये ज्यादा स्टेबल रहता है। बात करें कि एक कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबल बाय टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच द नेगेटिव चार्ज, भाई जैसे अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी उसमें नेगेटिव चार्ज था, दोनों ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होता जा रहा था, कभी इस पे आ रहा था कभी एक्सचेंज हो रहा था। तो बात करें चार्ज इज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, the conjugated base of phenol and phenoxide ion has non-equivalent resonance structure। अब बात करें जैसे conjugated base of phenol में बात करें तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस था, उनमें जो रेजोनेंस था वो इक्विवेलेंट नहीं था, है ना। जो स्ट्रक्चर थी उनमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे, इन विच नेगेटिव चार्ज एट द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, वो किसमें था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज था। देयरफॉर द रेजोनेंस in the phenoxide ion is not as important as it is the carboxylate anion। इसलिए phenoxide ion is not as important, phenoxide ion ऐसे important नहीं है जितना carboxylate ion जो important था, क्योंकि उसमें रेजोनेंस अच्छा है, रेजोनेंस इफेक्ट उसका अच्छा है, तो इसलिए क्या है कि कार्बोक्सिलेट जो एनायन है वो ज्यादा क्या है, एसिडिक है। तो फर्दर द इसलिए नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड ओवर द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इन द कार्बोक्सिलेट एनायन वेयर it is less sufficiently delocalized over the one oxygen atom and less electronegative carbon atoms in phenoxide ion। So thus carboxylate anion is more stabilized than the phenoxide ion and the carboxylic acid are the more acidic than phenol। तो यही हमारी जो उसने कार्बोक्सिलेट एनायन कैसे फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हैं, तो यही क्वेश्चन का आंसर हमें इस पूरे ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है पूरा, ये जो पैसेज पढ़ा है, तो इसमें ये पूरा रीजन है। तो आप इसको अच्छे से और स्टडी करिए, 2 बार और पढ़िए इसको, तो आपको ये कंप्लीट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे कि अफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। भाई जब सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड से जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं, जब अटैच हो जाते हैं तो कैसे उनकी एसिडिटी अफेक्टेड होती है। तो देखो कि अफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, जब सब्स्टिट्यूएंट्स का अफेक्ट ऑन द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पे कब पड़ता है, जब सब्स्टिट्यूएंट्स में अफेक्टेड द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस एंड थस आल्सो अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम बात करें अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सब्स्टिट्यूएंट्स पे जब क्या करता है, अफेक्ट करता है, जब सब्स्टिट्यूएंट्स में अफेक्टेड स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस, जब उसके वो कॉन्जुगेटेड बेस वाले नेचर को क्या करेगा, अफेक्टेड करेगा, जब भी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अफेक्टेड होगी। तो थस द आल्सो अफेक्ट ऑफ द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increase the acidity of carboxylic acid by stabilizing the conjugated base through the localization of the negative charge by the inductive and the resonance effect। means जब electron withdrawing group